गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको भारत एक परिचय के बारे में बताऊंगा। भारत की इसमें सामान्य जानकारी होगी जो जनरली आपको जानना चाहिए। ठीक, पहले तो आप देख लीजिए कि भारत का नक्शा मैंने स्केच किया है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ होगा, लेकिन आप लोग उसको ध्यान न दीजिएगा। ठीक, मोटी मोटा ये देखिए कि भारत का जो ऊपर का भाग है उसे हम भारत का उत्तरी भाग कहते हैं। भारत का उत्तरी भाग, और ये वाला जो भाग है, नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग कहलाता है। और ये भारत का दक्षिणी भाग कहलाता है, जो तीन तरफ सागरीय जल से घिरा हुआ है, जिसे हम भारत का दक्षिण का भाग कहते हैं। और ये है आपका भारत का पश्चिम का भाग, जो सबसे पश्चिम में भारत का राज्य है गुजरात। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब जरा देखिएगा, भारत का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है उसे हम भारत का दक्षिण का प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब बात आती है कि प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप को हम लोग इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। प्रायद्वीप किसी भी स्थल का वह भाग होता है जो तीन तरफ सागरीय जल या महासागरीय जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए इस भाग को हम भारत का दक्षिण का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यानी कि भारत के दक्षिणी भाग को हम दक्षिण का प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और इसके दक्षिण में जो है हिंद महासागर, तीन तरफ सागरीय जल से घिरा होने की वजह से इसे हम दक्षिण का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ओके, अब जरा हम समझ लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत के पास है, या भारत का कितना परसेंट एरिया विश्व क्षेत्रफल का है। ठीक, ये है 2.4%। ये है 2.4%। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत क्षेत्रफल में दुनिया में कौन सा स्थान रखता है बाकी देशों की तुलना में। ठीक, तो भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक, अब जरा हम समझ लेते हैं कि 6 और कौन से देश हैं जो भारत से ऊपर हैं क्षेत्रफल में। ठीक, अब यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इंग्लिश में से पोजीशन बोल सकते हैं, 7वां स्थान है। ठीक, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब बात आती है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। थर्ड है आपका चीन। चौथे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम इंग्लिश में यूएसए बोलते हैं। पांचवे पे है आपका ब्राजील और छठे पे है ऑस्ट्रेलिया। अब जरा ये समझ लेते हैं कि ये जो देश हैं वो किस किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक, रूस का जो क्षेत्रफल है वो यूरोप और एशिया दोनों भागों में फैला हुआ है, या दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस का जो साइबेरिया वाला हिस्सा है
वो एशिया में स्थित है और बाकी हिस्सा जो है रूस का वो यूरोप में स्थित है। ठीक, इसलिए इसे हम यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक, वैसे तो इसे हम गिना जाता है, रूस को एशिया में भी काउंट किया जाता है और यूरोप में भी। ठीक, अब बात आती है कनाडा। कनाडा जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लेकिन यह किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तर अमेरिका में दो बड़े देश हैं, सबसे बड़ा देश है कनाडा और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, चीन जो है एशिया का देश है, चीन एशिया महाद्वीप का देश है और ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश, और ये किस महाद्वीप का है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसी तरह से ब्राजील, ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है और यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है ऑस्ट्रेलिया, और इसे हम ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक, यानी ओशनिया महाद्वीप का देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, विश्व के ये 6 देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। ठीक, और 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक, ये हो गया आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का स्थान विश्व में। अब हम यहीं पर देख लेते हैं जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। ठीक, आपको पता ही होगा कि जनसंख्या में भारत इस समय पहले स्थान पर हो गया है। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे है भारत, दूसरे पे है चीन। ठीक, अब बात आती है विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो विश्व की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब जरा समझिएगा डायरेक्शन। इसे हम ईस्ट कहते हैं, इसे हम वेस्ट कहते हैं, इसे हम नॉर्थ, इसे हम साउथ कहते हैं। ठीक, आपका भारत कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं पे। ठीक, यानी कि भारत को जब बोला जाएगा किस गोलार्ध में स्थित है, तो क्या बोलोगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब जरा हम समझ लेते हैं कि भारत की उत्तर दक्षिण दिशा की लंबाई कितनी है और भारत की पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है। ठीक, अब जरा समझिए, ये है आपका उत्तर, नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, अब जरा समझिए, उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई है आपका 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम की लंबाई भारत की है 2933 किलोमीटर। कई बार आपसे
पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक। अच्छा, अब जरा हम ये देख लेते हैं कि भारत जो है किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है और किन किन देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है। अब जरा समझिएगा। अब देखिए, ये है भारत का दक्षिणी किनारा। भारत का जो दक्षिणी किनारा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा जो है इसके दक्षिणी किनारा इसको टच करता है। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट ये कौन सी रेखा होगी? हॉरिजॉन्टल है तो अक्षांश रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, यहां तक क्लियर हुआ? या 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड। ठीक है, और कहां से कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ या नॉर्थ अक्षांश कह सकते हैं। अभी हम बताते हैं नॉर्थ, दोनों में नॉर्थ क्यों जोड़ा जा रहा है। ठीक, अब ये देखिएगा देशांतर रेखा, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, इसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। इसे हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक, ये है 97 डिग्री 25 मिनट, इसे भी हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है। अच्छा, दोनों में अक्षांश रेखा में उत्तरी अक्षांश दोनों में लगा हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये तो दक्षिण में है तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब डिफिनीशन आप देखोगे, हमने आपको बताया कि भारत जो है यहाँ पे कहीं स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो रेखा है 0 डिग्री की लाइन है और ये विषुवत रेखा कहलाती है। तो 0 डिग्री के ऊपर जो भी लाइन होगी उसे हम नॉर्थ बोलेंगे। ठीक, इसी तरह से ये 0 डिग्री की ये देशांतर रेखा है, तो इसके पूरब में जो भी रेखा होगी देशांतर रेखा, उसे हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे। ठीक, ये अलग बात है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कौन सा हिस्सा है? भारत का दक्षिणी। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब हम देखते हैं कि भारत का दक्षिणी किनारा पे कौन सी जगह है, पश्चिमी किनारा पे कौन सा है, और पूर्वी किनारा पे कौन सी जगह स्थित है, और उत्तरी किनारा पे कौन सा जगह स्थित है। ठीक, जितने लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में विस्तार से जानना है, वो अक्षांश और देशांतर रेखा का वीडियो देख सकते हैं, हमने उसको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं कि भारत का पूर्वी किनारा, भारत का जो पूर्वी किनारा है वो है कीबुथु। कीबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कीबुथु जो है भारत का कौन सा किनारा है, या भारत का पूर्वी किनारा कौन सा है। तो भारत का पूर्वी किनारा है कीबुथु, और कीबुथु किस प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इसी तरह से भारत का पश्चिमी किनारा, इसे हम बोलते हैं गुहार माता या गौर माता भी बोलते हैं।
गुहार माता या गौर माता। ये कहां पे स्थित है? गुजरात में। या ये भी कह सकते हैं ठीक, भारत का पश्चिमी किनारा गुहार माता या गौर माता, ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। इसी तरह से भारत का पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसी तरह से हम देख लें भारत का उत्तरी किनारा, ये है आपका इंदिरा कॉल। ये किस प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। ये लद्दाख प्रदेश में इंदिरा कॉल है। ठीक, अब हम यहीं पर देख लें भारत का दक्षिणी किनारा कौन सा है? भारत का दक्षिणी किनारा, भारत का दक्षिणी किनारा है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, ठीक है, केप कोमोरिन जो है भारत का दक्षिणी किनारा है। ठीक है, मिटा दें। हमने आपको बताया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, और हमने आपको बताया कि भारत में की जनसंख्या कितनी है और विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। हमने भारत की उत्तर दक्षिण दिशा की लंबाई के बारे में बता दिया, पूर्व पश्चिम दिशा की लंबाई के बारे में बता दिया, और हमने आपको पूर्वी किनारा, पश्चिमी किनारा, उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारा के बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम आपको बताते हैं भारत का मानक समय। भारत का मानक समय किस रेखा से निर्धारित होती है? तो भारत का मानक समय जो है ये है आपका 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपके भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, और इसी रेखा से भारत का मानक समय का निर्धारण किया जाता है। वैसे विश्व का मानक समय लंदन की ग्रीनविच रेखा से डिसाइड किया जाता है। ठीक, अब वहां से सारे विश्व के देशों का डिसाइड होता है कि वह ग्रीनविच समय से कितने घंटे कितने मिनट आगे है या कितने घंटे कितने मिनट पीछे है। ठीक, उसी तरह से भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। अब बात आती है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, हमने आपको बताया 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपका भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये भारत का मानक समय कहलाता है। ठीक, अब जरा आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहां से भारत का मानक समय डिसाइड होता है? तो यह है प्रयागराज के नैनी से। प्रयागराज के, इलाहाबाद का नाम अब बदल के प्रयागराज हो गया है। ठीक, प्रयागराज के नैनी से होके गुजरती है और वहीं से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात आती है कि 5 राज्यों में वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, अब यहीं पर हम ये भी समझ लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे देशांतर रेखा 82.5 डिग्री की गुजरती है।
ठीक, वो आपके राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है और वह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आती है कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कहां से होकर गुजरती है, या कितनी डिग्री की अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, अब जरा समझ लीजिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा के बारे में डिटेल जानना हो तो आप अक्षांश रेखा को जरूर एक बार देख लें। ठीक, यह है कर्क रेखा। अब जरा यही समझ लीजिएगा, कर्क रेखा भी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है लगभग। कर्क रेखा भी भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भी भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब बात आती है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात आती है कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, देखिएगा, वो 8 राज्य हैं आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेक्स्ट है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ठीक, हमने आपको बताया कि 23.5 डिग्री की रेखा को, अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अच्छा, मैं आपको यही बता देता हूं कि त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके इन सारे राज्यों को मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं। ठीक, आप एक बार उनको देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी राज्यों के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहें तो आप उस शॉर्ट को देख सकते हैं। मैंने त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के सभी राज्यों पर शॉर्ट बना दिए। ठीक है,
ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एसएससी, सीजीएल सभी में काम आएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने आपको कर्क रेखा के बारे में बता दिया और देशांतर रेखा के बारे में बता दिया। हमने बताया आपको कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा जो है, ध्यान से समझिएगा, कर्क रेखा एक क्षैतिज रेखा होती है और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री की नॉर्थ अक्षांश रेखा है या उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो जाहिर सी बात है हमने आपको कटिबंध यानी जोन के बारे में बताया है, कौन से जोन कहां से कहां तक की रेखा के बीच में होगा। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंध में आता है। ठीक, यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के जो दक्षिणी भाग है वो किस कटिबंध में आएगा? उष्णकटिबंध में। ठीक, यानी कि भारत का दक्षिणी हिस्सा है या भारत का दक्षिणी भाग कह सकते हैं या दक्षिण भारत कह सकते हैं, वो किस कटिबंध में आएगा? उष्णकटिबंध। ध्यान दीजिएगा, ये है उष्णकटिबंध। ठीक, और जो 23.5 डिग्री से ऊपर का हिस्सा है या उत्तरी हिस्सा है वो आपका जो आएगा, इसे हम बोलते हैं उपोष्ण अथवा कहीं कहीं पे लिखता है कोष्ण, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री के जो ऊपर का हिस्सा या उत्तरी भाग है उसे हम उपोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। क्लियर? ये आपका था भारत एन इंट्रोडक्शन के। ठीक है, ये भारत का सामान्य परिचय था जिसमें हमने आपको भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताया, भारत के अक्षांश रेखा के बारे में बताया और भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी किनारा बताया। इन सारी चीजों को आपको हमने बता दिया। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।